स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों, यह वाक्य भले ही लोकमान्य तिलक से जुड़ा हो, लेकिन इस विचार की नींव सदियों पहले एक महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक स्वप्न दृष्टा थे जिन्होंने विदेशी मुगलों और बीजापुर सुल्तानों के सामने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। बाल्यकाल और संस्कार। शिवाजी महाराज की महानता की नींव। बचपन वो बीज है जिसमें भविष्य का वट वृक्ष छिपा होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन ऐसे ही महान संस्कारों, गहरे विचारों और दृढ़ संकल्पों से भरा हुआ था, जिसने उन्हें भारत के सबसे महान योद्धाओं और शासकों में से एक बना दिया। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के निकट शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में एक सेना नायक थे, साहसी, चतुर, लेकिन समय और सत्ता की मजबूरियों में उलझे हुए। माता जीजाबाई एक ऐसी महिला थीं जो न केवल धर्मपरायण थी, बल्कि उन्हें हिंदू संस्कृति, नीति, वीरता और आत्मसम्मान का गूढ़ ज्ञान था। शिवाजी की सबसे पहली गुरु उनकी माँ जीजा माता थी। उन्होंने अपने पुत्र को कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि स्वराज का राजा बनने का स्वप्न दिखाया। जीजा माता ने बचपन से ही शिवाजी को एक रामायण, महाभारत और भारत के प्राचीन इतिहास की कहानियाँ सुनाई। राम की मर्यादा, अर्जुन की एकाग्रता, भीम की शक्ति और कृष्ण की कूटनीति, ये सब शिवाजी के व्यक्तित्व में झलकने लगे। उन्होंने शिवाजी को यह भी सिखाया कि धर्म का मतलब केवल पूजा नहीं, बल्कि अन्याय का प्रतिकार करना भी है। शिवाजी ने कोई औपचारिक पाठशाला की शिक्षा नहीं ली, परंतु उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें राजनीतिक, शासन और युद्ध नीति की गहराई से शिक्षा दी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और पर्वतीय युद्ध की कला, ये शिवाजी को बाल्यकाल से ही सिखाई गई। वे पहाड़ों पर चढ़ते उतरते, घोड़ों के साथ दौड़ते, किलों की बनावट को समझते और छोटे छोटे रणनीतिक प्रयोग करते। उनका अधिकतर समय मानव क्षेत्र के स्थानीय युवाओं के साथ बीतता, जिनसे उन्होंने आम जनता की समस्याएं, संघर्ष और आकांक्षाएं समझीं। यहीं से उनके मन में यह भाव अंकुरित हुआ कि राजा वही है जो प्रजा की रक्षा करे, न कि सत्ता के लिए अत्याचार करे। शिवाजी ने संत तुकाराम, संत एकनाथ और संत रामदास जैसे संतों की वाणी को सुना और उससे प्रभावित हुए। उन्होंने धर्म को एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखा, न कि सत्ता के औजार के रूप में। स्वराज का सपना और शुरुआत। स्वराज्य केवल एक शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, न्याय और स्वतंत्रता की पुकार थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब स्वराज्य का स्वप्न देखा, तब भारत की भूमि पर एक नहीं कई सत्ताएं राज कर रही थीं। उत्तर में मुगलों का विस्तार था, दक्षिण में बीजापुर और गोलकोंडा के सुल्तान, और पश्चिमी भारत की जनता दर दर की ठोकरें खा रही थी। बाल्यकाल में माँ जीजाबाई ने शिवाजी को बताया था, राजा वही जो धर्म की रक्षा करे, प्रजा की सेवा करे और अन्याय से लड़े। शिवाजी ने ये बात दिल से लगा ली, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि बीजापुर और मुगलों की सत्ता में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। उनके गांव जलाए जाते, स्त्रियों को अपमानित किया जाता और मंदिरों को लूटा जाता। शिवाजी ने निश्चय किया, अब अन्याय के विरुद्ध संग्राम होगा। शिवाजी ने सबसे पहले मावलों यानी पश्चिम घाट के दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले वीर मराठा युवाओं को संगठित किया। इन मावलों के पास जज्बा था, लेकिन दिशा नहीं थी, ताकत थी, लेकिन नेतृत्व नहीं था। और जब उन्हें शिवाजी जैसे नेता मिले, तो वे मराठा सेना की रीढ़ बन गए। शिवाजी ने उन्हें सिखाया,
हम लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, स्वराज्य के लिए लड़ेंगे, जहां प्रजा सर्वोपरि होगी। सिर्फ 15 वर्ष की आयु में शिवाजी ने बीजापुर के अधीन तोरड़ा के किले पर कब्जा कर लिया। ये कदम ऐतिहासिक था, क्योंकि बीजापुर के सुल्तान को भनक तक नहीं लगी। शिवाजी ने कोई युद्ध नहीं किया, बल्कि राजनीति, गुप्तचरों और स्थानीय सहयोग से किला प्राप्त किया। इसे प्रचंडगढ़ नाम दिया, क्योंकि यह उनके सपनों की पहली ईंट था। इसके बाद उन्होंने राजगढ़, कदाड़ा, सिंहगढ़ और पुरंदर जैसे किलों को भी धीरे धीरे अपने अधीन किया। शिवाजी ने केवल तलवार नहीं चलाई, बल्कि दिल भी जीते। किसानों को सीधा संवाद, कोई अत्यधिक कर नहीं लगाया, महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प लिया, हर धर्म के लोगों को सम्मान दिया। शिवाजी की अद्भुत रणनीति, एक योद्धा नहीं, एक युग दृष्टा। युद्ध केवल शक्ति से नहीं, सूझबूझ और नीति से जीते जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ तलवार के दम पर महान योद्धा नहीं कहा जाता, बल्कि उनके अद्वितीय रणनीतिक कौशल के कारण वे इतिहास के सबसे चतुर, व्यावहारिक और दूरदर्शी सेनानायक माने जाते हैं। जब उनके सामने बीजापुर की सेनाएं थीं, औरंगजेब की विशाल मुगल फौज थी और समुद्र की ओर से पुर्तगाली ताकतें थीं, तब भी शिवाजी ने सभी से लोहा लिया और बार बार विजयी हुए। कैसे, आइए जानें। शिवाजी महाराज ने प्रारंभिक युद्ध पद्धतियों को तोड़ा और एक नई रणनीति अपनाई, जिसे कहा गया गड़िमी कावा, यानी गुरिल्ला युद्ध। इस शैली में था दुश्मन पर अचानक हमला, संकरे जंगलों और घाटियों में घात लगाकर आक्रमण, दुश्मन की रसद और मार्ग काट देना और हमला करने के तुरंत बाद सैनिकों को बिखरा देना, ताकि शत्रु जवाबी हमला न कर सके। उदाहरण के लिए शाइस्ता खान पर पुणे में हमला। शिवाजी ने अपनी 300 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी के साथ रात के अंधेरे में शाइस्ता खान के शिविर में घुसकर हमला किया। उनका हमला इतना तेज और अचानक था कि खान के अंग कट गए और पूरी मुगल सेना दहशत में आ गई। शिवाजी ने 300 से अधिक किलों पर नियंत्रण किया, जिनमें से कई उन्होंने खुद बनवाए और कई दुश्मनों से जीते। हर किला था ऊंचाई पर, दुर्गम स्थानों पर, चारों ओर से प्राकृतिक सुरक्षा से घिरा हुआ। राजगढ़, प्रतापगढ़, तोरड़ा, सिंहगढ़, रायगढ़, ये सभी किले केवल युद्ध के केंद्र नहीं थे, बल्कि प्रशासन, भंडारण, युद्ध योजना और शरण स्थलों के रूप में इस्तेमाल होते थे। शिवाजी की रणनीति थी कि अगर मैदान में हारो तो दुर्ग बचाते हैं और दुर्ग से फिर मैदान जीतो। शिवाजी का जासूसी तंत्र इतना कुशल था कि युद्ध की हर चाल उन्हें समय रहते पता चल जाती थी। ग्रामीणों, व्यापारियों और साधुओं को गुप्तचरों के रूप में उपयोग किया गया। वे हमेशा जान लेते थे कि दुश्मन की सेना कितनी है, कहाँ जा रही है और क्या योजना है। उदाहरण के लिए अफजल खान का षड्यंत्र शिवाजी को पहले ही पता चल गया था कि इसलिए उन्होंने उस ऐतिहासिक मिलन में वाघ नग छुपाकर आत्मरक्षा के लिए साथ लिया था। शिवाजी जानते थे कि अगर दुश्मन की अर्थव्यवस्था पर वार किया तो उसकी शक्ति खुद ब खुद घट जाएगी। शिवाजी ने सिर्फ हथियारों से नहीं, जनता के दिलों को जीत कर भी युद्ध जीते। किसानों से कभी जबरदस्ती नहीं की, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया, महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। युद्ध के बाद किसी मंदिर, मस्जिद या धर्म स्थल को नहीं तोड़ा। यह नीति उनके लिए सबसे बड़ी रणनीति थी, क्योंकि इससे जनता का समर्थन उन्हें स्वतः मिलता गया। राज्याभिषेक और स्वराज्य की स्थापना। जिस स्वराज्य का सपना शिवाजी ने किशोरावस्था में देखा था, अब वह हकीकत बनने वाला था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन का हर क्षण स्वराज की स्थापना के लिए समर्पित किया। उनके लिए राजा बनने का अर्थ केवल गद्दी या ताज पहनना नहीं था, बल्कि वह था धर्म,
न्याय और आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना। साल था 1674। स्थान था रायगढ़ किला। वह दुर्ग जहाँ से शिवाजी ने अपनी रणनीतियाँ रची, युद्धों का संचालन किया और प्रजा के हित में शासन किया। रायगढ़ को चुना गया क्योंकि यह रणनीतिक दृष्टि से सुरक्षित था। यह मराठा स्वराज्य की आत्मा का केंद्र था और यही शिवाजी की शक्ति, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। 6 जून 1674 यह वह दिन था जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संस्कार हुआ। पूरे वैदिक विधानों, शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच प्रमुख ब्राह्मण विद्वान गागा भट्ट को काशी से बुलाया गया। शिवाजी को क्षत्रिय कुलवंत सिंह घोषित किया गया। उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है जो प्रजा पर अपनी छत्र छाया से रक्षा करता है। इस अवसर पर पूरे भारत से साधु संत, विद्वान, राजा महाराजा, विदेशी मेहमान और आम जन उपस्थित हुए। यह न केवल एक राजा के राज्यारोहण की घड़ी थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जन्म था। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने एक संगठित, न्यायपूर्ण और प्रजाहितकारी शासन की शुरुआत की। उन्होंने एक प्रशासनिक परिषद बनाई जिसे कहा गया अष्टप्रधान मंडल। इसमें 8 प्रमुख मंत्री नियुक्त किए गए। पेशवा यानी प्रधानमंत्री, सचिव यानी दस्तावेजों और निर्णयों का प्रबंधन, अमात्य यानी वित्त मंत्री, मंत्री यानी गुप्तचर प्रमुख, सेनापति यानी सैन्य प्रमुख, न्यायाधीश यानी न्याय व्यवस्था, पंडित राव यानी धार्मिक कार्यों का संचालन और सुमंत यानी विदेश नीति और कूटनीति। शिवाजी का प्रशासन धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठकर योग्यता पर आधारित था। यह बात आज के लोकतंत्र की नींव जैसी लगती है। शिवाजी महाराज ने कहा, स्वराज्य का अर्थ है वह शासन जहाँ प्रजा की रक्षा सर्वोपरि है और राजा धर्म का पालन करता हो। उनका स्वराज्य धर्म निरपेक्ष था, कर प्रणाली न्याय संगत थी, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान प्राप्त था, किसानों और सैनिकों दोनों को बराबर महत्व दिया गया। शिवाजी का राज्याभिषेक केवल राजनीतिक घटना नहीं थी, यह भारत की आत्मा को झकझोर देने वाला सांस्कृतिक संदेश था कि हिंदवी स्वराज्य अब केवल स्वप्न नहीं, सच्चाई बन चुका है। और इसने पूरे देश में यह भावना फैलाई, अगर शिवाजी यह कर सकते हैं तो हम भी स्वतंत्रता पा सकते हैं। राज्याभिषेक के कुछ ही वर्षों बाद शिवाजी महाराज का असमय निधन हो गया। लेकिन ऐसा क्या था जो उनकी मृत्यु के बाद भी मुगलों की नींद उड़ाए रहा? शिवाजी का प्रशासन और न्याय नीति एक आदर्श शासन की मिसाल। एक सच्चा राजा वह है जो प्रजा को भय और भूख दोनों से मुक्त रखे। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता तो इतिहास में अमर है, लेकिन उतना ही अमर है उनका प्रशासनिक कौशल और न्यायप्रिय शासन, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। जहां मुगलों और अन्य समकालीन शासकों का शासन विलासिता, कर, अत्याचार और जातिगत भेदभाव से भरा था, वहीं शिवाजी ने एक जन केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह शासन की नींव रखी। शिवाजी का शासन राजा सर्वोपरि जैसी मानसिकता से मुक्त था। उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया ताकि प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहे। शिवाजी ने अपनी कर प्रणाली को कृषि पर आधारित और न्यायोचित बनाया। भूमि की उपज के अनुसार कर निर्धारित होता था, न कि अनुमान के आधार पर। जबरन वसूली पर रोक लगाई गई। अकाल या प्राकृतिक आपदा के समय कर माफ़ कर दिए जाते थे। 25 से 30% से अधिक कर नहीं लिया जाता था, जो उस समय के अन्य शासकों की तुलना में बहुत कम था। उन्होंने राजस्व प्रणाली को गांव स्तर तक पहुंचाया ताकि किसानों को साहूकारों और जमादारों से छुटकारा मिले। शिवाजी की न्याय प्रणाली में प्रथम स्तर पर ग्राम पंचायत निर्णय करती थी।
फिर प्रांतीय अधिकारी और अंत में राजा एवं अपील पर निर्णय करते थे। वे स्वयं जन शिकायतें सुनते थे और कई मामलों में सीधे हस्तक्षेप करते थे। वे महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर सख्त सजा, बिना अपराध के किसी को दंड नहीं, धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर कोई पक्षपात नहीं, झूठे मुकदमों पर दंड। शिवाजी महाराज ने कभी भी धर्म को राजनीति या शासन का औजार नहीं बनाया। उन्होंने मस्जिदों, मदरसों और मुस्लिमों महिलाओं की रक्षा की। कई मुस्लिम अधिकारी उनके प्रशासन और सेना में ऊंचे पदों पर थे। वे हिंदवी स्वराज्य के पक्षधर थे, न कि केवल हिंदुओं के लिए शासन। समुद्री शक्ति का निर्माण, छत्रपति शिवाजी की दूरदर्शी रणनीति। जिसने जल पर अधिकार किया, उसने व्यापार और सुरक्षा दोनों पर अधिकार किया। जब पूरे भारत में अधिकांश शासक समुद्र को केवल किनारे तक सीमित समझते थे, तब शिवाजी महाराज ने सबसे पहले यह पहचाना कि समुद्र भी युद्ध भूमि है और व्यापार का द्वार भी। उन्होंने न केवल दुश्मनों से जल मार्गों की रक्षा की, बल्कि एक संगठित और शक्तिशाली नौसेना खड़ी करके भारत को समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने की नींव रखी। 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों, डच और अंग्रेज़ों की गतिविधियां बढ़ रही थीं। अरब और यूरोपीय लुटेरे जहाज़ों को लूटते, व्यापारियों को बंदी बनाते। बीजापुर और मुग़ल सेनाओं को समुद्री मार्गों में भी मदद मिलती थी। इन सब के बीच मराठा राज्य की समुद्री सीमाएं असुरक्षित थीं। छत्रपति शिवाजी ने यह निर्णय लिया कि अगर स्थलीय सीमाओं की रक्षा की जा सकती है तो समुद्री सीमाओं की क्यों नहीं। इसलिए उन्होंने एक स्थानीय नौसेना का निर्माण किया, जल दुर्गों की श्रृंखला बनाई। समुद्र के रास्ते आने वाले व्यापार और आक्रमण दोनों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। यह उस समय एक क्रांतिकारी सोच थी, जब अधिकांश भारतीय शासक समुद्र को विदेशी व्यापारियों का इलाका मानते थे। प्रमुख जल दुर्ग और उनका महत्व। सिंधु दुर्ग, महाराज का समुद्री सिंहासन। 1664 में मालवन यानी कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा में बनाया गया। समुद्र के बीचों बीच चट्टानों पर बना यह किला अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है। इसमें नौसेना के जहाज़ों को छिपाकर रखा जा सकता था। इसे शिवाजी की समुद्री राजधानी कहा जाता है। विजय दुर्ग, विशाल रक्षा दीवारों और तोपों से सुसज्जित, दुश्मन के जहाज़ों पर घातक हमले करने के लिए उपयुक्त स्थान। यहाँ से पुर्तगालियों के कई प्रयासों को विफल किया गया। कन्हेर दुर्ग, जंजीरा, रत्न दुर्ग। इन किलों के जरिए समुद्री मार्गों पर चौकसी रखी जाती थी। शिवाजी ने जंजीरा जैसे दुर्ग को जीतने की कई योजनाएं बनाईं, हालांकि वह उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो सकी। मराठा नौसेना संगठन और संचालन। मायनाक भंडारी और दौलत खान जैसे कुशल नौसैनिकों को शिवाजी ने उच्च पदों पर नियुक्त किया। नौसेना के पास हल्के फुर्तीले छोटे जहाज, तेज गति से हमला करने वाले तोपों से लैस युद्धपोत और निगरानी रखने वाले नाविकों की टीम थी, जिसका मुख्य कार्य विदेशी जहाज़ों की निगरानी, व्यापार मार्गों की सुरक्षा, लुटेरों और आक्रमणकारियों की से रक्षा, दुश्मन के तटीय ठिकानों पर हमला। शिवाजी ने समुद्र को केवल युद्ध का मैदान नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति का स्रोत भी समझा। उन्होंने अपने बंदरगाहों पर कर प्रणाली लागू की। सुरक्षित जल मार्गों के चलते व्यवहार में वृद्धि हुई। विदेशी व्यापारियों से कर वसूलने का अधिकार स्थापित किया गया। ये समुद्र पर राजनीतिक संप्रभुता स्थापित करने का साहसी और अनोखा प्रयास था। आज भारतीय नौसेना भी यह स्वीकार करती है कि भारत में संगठित नौसेना की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी।
INS शिवाजी लोनावाला स्थित नौसेना प्रशिक्षण केंद्र का नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। शिवाजी के यह संगठित नौसेना और जल दुर्ग इतने शक्तिशाली थे, फिर ऐसा क्या कारण था कि अंग्रेज, पुर्तगाली और डच भारत के समुद्रों पर धीरे धीरे हावी हो गए। धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता, शिवाजी का मानवीय नेतृत्व। एक सच्चा राजा धर्म से नहीं, कर्म से बड़ा होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा और प्रशासक थे, बल्कि वे धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता के ऐसे प्रतीक बन गए जिन्होंने उस समय की रूढ़ियों को तोड़ा और राजा का धर्म, न्याय और समानता को सिद्ध किया। जहाँ एक और पूरे भारत में मुगल साम्राज्य की नीति एक धर्म, एक सत्ता पर केंद्रित थी, वहीं शिवाजी ने एक अलग ही दृष्टिकोण अपनाया। हर धर्म सम्माननीय है और हर प्रजा मेरी है। शिवाजी महाराज ने अपने शासन में किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने मस्जिदों, मदरसों, मुस्लिम मकबरों और पीरों की दरगाहों की रक्षा की। युद्ध के दौरान किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति नहीं पहुंचाई। जब उनकी सेना ने बीजापुर के मुगलों से किले जीते, तब भी वहां की धार्मिक संरचनाएं यथावत रहीं। उन्होंने कई मुस्लिम संतों और फ़कीरों का आदरपूर्वक स्वागत किया और भेंट दी। हमारा धर्म हमें दूसरों के धर्म का आदर करना सिखाता है, यह उनका सिद्धांत था। शिवाजी की सेना और प्रशासन में कई मुस्लिम अधिकारी उच्च पदों पर कार्यरत थे। उनके लिए किसी की योग्यता, निष्ठा और प्रतिभा ही मुख्य थी, धर्म नहीं। उदाहरण के लिए सिद्धिसार खां नौसेना में वरिष्ठ अधिकारी, दौलत खान सैन्य संचालन में भागीदार, कई काजी और मौलवी उनके न्याय विभाग में सम्मिलित थे। इससे मुस्लिम समुदाय में उनके प्रति विश्वास और सम्मान बना। शिवाजी ने स्पष्ट आदेश दिए थे, कोई भी सैनिक किसी स्त्री का अपमान नहीं करेगा, चाहे वह दुश्मन की स्त्री ही क्यों न हो। मुसलमान, मराठा, दलित या ब्राह्मण, हर स्त्री का सम्मान करना अनिवार्य था। युद्ध में जीती गई महिलाओं को ससम्मान उनके परिवार तक पहुंचाया जाता था, न कि उन्हें लूटा या बंदी बनाया जाता था। यह नीति उनके युद्ध में अत्यंत असाधारण थी। जब अन्य समकालीन शासक युद्ध में महिलाओं को जीत का हिस्सा मानते थे, जहां मुगलों ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लागू किया था, वहीं शिवाजी ने किसी भी धर्म विशेष पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया। उनके लिए कर प्रणाली केवल आर्थिक और न्याय पर आधारित थी। उन्होंने प्रजा को उनके धार्मिक कार्यों में स्वतंत्रता दी। किसी मंदिर या मस्जिद को कर देने की बाध्यता नहीं थी। शिवाजी ने न केवल हिंदू संतों जैसे संत रामदास, तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास आदि का सम्मान किया, बल्कि मुस्लिम फ़कीरों और सूफी संतों को भी यथोचित आदर किया। उनके दरबार में हर धर्म के विचारों को स्थान मिलता था। उन्होंने जनता को भी किसी धर्म की ओर जबरदस्ती नहीं झुकाया। शिवाजी बनाम औरंगजेब, टकराव दो महान शक्तियों का। एक तरफ कट्टर सम्राट औरंगजेब जो पूरे भारत को मुट्ठी में लेना चाहता था, और दूसरी तरफ स्वराज्य का स्वप्न देखने वाला छत्रपति शिवाजी, जिसने आत्मसम्मान के लिए सम्राट की आंखों में आंखें डाल दी। ये टकराव केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, ये था दो विचारधाराओं का, एक साम्राज्यवादी मानसिकता और एक स्वतंत्रता की चेतना का। धर्म के नाम पर अधिनायकवाद और धर्मनिरपेक्ष न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना का। औरंगजेब का सपना था सारे हिंदुस्तान को मुगल झंडे के नीचे लाना। उसने दक्षिण भारत की ओर ध्यान केंद्रित किया। बीजापुर और गोलकोंडा को अपने अधीन करने के बाद मराठों की शक्ति उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गई। उसे यह स्वीकार नहीं था कि कोई छोटा राजा इतना स्वतंत्र और लोकप्रिय हो सकता है। शिवाजी को चुनौती देना
और उन्हें झुकाना औरंगजेब के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। शिवाजी ने मुगल साम्राज्य को सीधा संदेश दिया। सूरत मुगलों का एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। शिवाजी ने योजनाबद्ध तरीके से वहां हमला किया, संपत्ति लूटी, लेकिन किसी भी स्त्री, मंदिर या धर्म स्थल को क्षति नहीं पहुंचाई। यह हमला इतना प्रभावी था कि औरंगजेब चौंक गया। उसे शिवाजी की रणनीति और साहस का अंदाजा हुआ। यह हमला केवल आर्थिक झटका नहीं था, यह औरंगजेब की प्रतिष्ठा पर सीधा प्रहार था। औरंगजेब ने शिवाजी को खत्म करने के लिए अपने चाचा शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे में डेरा जमाया और कई किलों पर कब्जा कर लिया, लेकिन शिवाजी ने 300 सैनिकों के साथ पुणे के लाल महल में रात के अंधेरे में घुसकर हमला किया। खान के हाथ कट गए, उसका पुत्र मारा गया और वह जान बचाकर भागा। यह हमला मुगल इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक पराजयों में गिना गया। शिवाजी ने जब बीजापुर और मुगलों के साथ युद्ध के बाद समझौते की नीति अपनाई तो वह अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा गए। वहां उन्हें दरबार में अपमानित किया गया। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। 3 महीने तक उन्हें गुप्त रूप से किले में रखा गया, लेकिन शिवाजी केवल तलवार नहीं चलाते थे, उनकी सबसे तीव्र शक्ति थी उनकी बुद्धि। उन्होंने बहाने से मिठाई के टोकरे मंगवाए। स्वयं और संभाजी को उन्हीं टोकरी में छुपाकर निकाल लिया गया। औरंगजेब की सेना उन्हें ढूंढती रह गई। यह था इतिहास का सबसे साहसी और चौंकाने वाला पलायन। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और स्वराज्य साकार हुआ। इसके बाद औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत दक्षिण भारत में झोंक दी, लेकिन शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से मुगलों को थका कर रखा। शिवाजी ने दुर्गों को मजबूत किया, रसद मार्ग काटे और प्रजामुखी राज्य बनाकर लोगों को जोड़े रखा। औरंगजेब कई वर्षों तक शिवाजी को परास्त नहीं कर सका। उत्तराधिकार और अंतिम समय। जब एक युग का अंत हुआ, लेकिन विचार अमर हो गया। शिवाजी मर सकते हैं, लेकिन शिवाजी का स्वराज्य अमर रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन केवल तलवार और युद्ध की गाथा नहीं था, वह एक विचारधारा का जन्म था। एक ऐसा विचार जिसमें स्वराज्य, समानता, न्याय और संस्कृति बसती थी। लेकिन हर युग के अंत की घड़ी आती है और शिवाजी के जीवन की वह घड़ी भी धीरे धीरे समीप आ रही थी। शिवाजी का अंतिम बड़ा अभियान था दक्षिण भारत में कर्नाटक की ओर। इसमें उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा की कमजोरियों का लाभ उठाया, कई प्रमुख दुर्गों और क्षेत्रों पर अधिकार किया। अपने पुत्र राजा राम को दक्षिण में स्थायी शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस विजय के माध्यम से उन्होंने मराठा साम्राज्य की सीमाओं को कावेरी नदी तक विस्तारित कर दिया। लगातार युद्ध, शासन की जिम्मेदारियां और राजनीतिक तनाव के बीच शिवाजी का स्वास्थ्य गिरने लगा। वर्ष 1680 की शुरुआत में वे तेज बुखार और अपच से ग्रसित हो गए। दवाइयाँ, वैद्य, मंत्र सब कुछ किया गया, लेकिन शायद अब ईश्वर भी अपने वीर को विश्राम देना चाहता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन। दिन था 3 अप्रैल 1680। स्थान रायगढ़ का किला और उम्र मात्र 50 वर्ष। पूरे भारत और भारत में शोक की लहर दौड़ गई। राजा नहीं, एक युग समाप्त हो गया। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न सबसे बड़ा संकट बनकर सामने आया। राजा राम, शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र, अभी किशोर अवस्था में था। सोयराबाई चाहती थी कि उसे राजा बनाया जाए। संभाजी, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र, साहसी, बुद्धिमान, लेकिन स्वभाव में तीव्र। पहले कुछ समय पिता से मतभेद के कारण अलग रहे, लेकिन सेना और दरबार के बहुमत ने संभाजी को उत्तराधिकारी मान लिया। कुछ संघर्षों के बाद संभाजी ने सत्ता संभाली और छत्रपति बने। संभाजी ने कहा, स्वराज्य पिता का सपना था और मैं उसे मिटने नहीं दूंगा। औरंगजेब ने समझा था
कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य टूट जाएगा, लेकिन संभाजी ने लोहा लिया और मृत्यु तक संघर्ष किया। औरंगजेब को 27 साल दक्षिण भारत में रुकना पड़ा, जहां न शिवाजी ने उसे चैन से जीने दिया न संभाजी ने। शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके विचार, नीति, प्रशासन और स्वराज्य का सपना महाराष्ट्र के हर गांव, हर घर, हर दिल पर बस गया। उनकी स्मृति जननायक के रूप में अमर हो गई। वह केवल मराठा नहीं रहे, वह भारत माता के सच्चे सपूत बन गए। शिवाजी महाराज की विरासत एक विचार जो कभी मरता नहीं। राजे गए पर राज नहीं गया, शिवाजी चले गए पर शिवत्व अमर हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन एक योद्धा का था, लेकिन उनकी विरासत केवल तलवार, युद्ध और किले नहीं हैं। उनकी सबसे महान विरासत है एक आत्मनिर्भर, न्यायपूर्ण, स्वाभिमानी और धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना, जिसे हम आज स्वराज्य के नाम से जानते हैं। शिवाजी महाराज के निधन के बाद भी मराठा शक्ति समाप्त नहीं हुई। उनकी सोच, उनकी व्यवस्था और उनकी प्रेरणा से संभाजी महाराज, राजा राम, महारानी ताराबाई और आगे चलकर पेशवाओं ने पूरे भारत में मराठा ध्वज फहराया। दिल्ली तक मराठा पहुंच गए। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य इतना सशक्त हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों दोनों को टक्कर दी। शिवाजी की कई नीतियां आज भारत के शासन प्रणाली का आधार बनी, जैसे अष्टप्रधान मंडल, आज की कैबिनेट मंत्रिमंडल, भूमिकरण प्रणाली, कृषि आधारित राजस्व प्रणाली, न्याय व्यवस्था, 3 स्तरीय न्यायालय, धर्मनिरपेक्ष प्रशासन, भारतीय संविधान की मूल भावना। उनका राज्य एक जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन जैसा था, जो लोकतंत्र की आत्मा है। शिवाजी ने मराठी भाषा और मोदी लिपि को राजकाज की भाषा बनाया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों के साथ लेकर शासन किया। उन्होंने संगीत, साहित्य और कला को संरक्षण दिया, जो आज भी महाराष्ट्र की आत्मा है। वह भारत की संस्कृति और सहिष्णुता के संरक्षक थे। शिवाजी महाराज की विरासत केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं, वह आज भी प्रेरणा देते हैं। आज जब कोई कहता है राजा, तो दिमाग में सबसे पहले छवि उभरती है एक सिंहासन पर बैठा हुआ, प्रजा के लिए लड़ने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका कद इतना बड़ा हो गया है कि वह केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारत के गौरव हैं। आपने इस पूरी श्रृंखला में जाना कि शिवाजी महाराज कैसे अपने विचारों, कार्यों और आचरण से इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक बन गए। शिवाजी महाराज ने केवल 50 वर्ष जिए, लेकिन उन्होंने ऐसे कार्य किए जिनकी गूंज सदियों तक रही। अब यह प्रश्न है, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें? यह प्रश्न आपके लिए है और उत्तर आपकी मेहनत, सोच और कर्म में छिपा है। आपका इस संपूर्ण श्रृंखला के साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो श्रृंखला आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें, कमेंट करें आपको सबसे प्रेरणादायक भाग कौन सा लगा, और सबसे महत्वपूर्ण, शिवाजी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। जय भवानी, जय शिवाजी।